अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफाइन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होती है या न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। हाउ वुड यू रिलेट दैट न्यूट्रिशन इज़ एन एसेंशियल फॉर सेवरल पर्पसेस, यानी न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और ये जो न्यूट्रिशन है इसको आप कैसे ज़रूरी समझते हैं ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं उनको कैरी ऑन करने के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, यानी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन कहते हैं, हम ग़ज़ा को कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट जो ग़ज़ा का माहिर होता है, जो रिकमेंड करता है कि हमें कितने, हमारी बॉडी को अंडर व्हाट एज और किस फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर हमें कौन सी ग़ज़ा, कौन सा फूड लेना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी बनाए। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर खुराक जो है वो हासिल की जाती है या प्रिपेयर की जाती है। द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन आर प्रिपेयर्ड। या फिर तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो फंजाई वगैरह फॉलो करते हैं, एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब की जाती है। तो यानी चाहे पौधे हैं जो खुराक प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एनिमल्स हैं वो हासिल कर रहे हैं, या फंजाई एब्जॉर्ब कर रही है। तो इन तमाम जानवरों का जो बुनियादी मकसद है खुराक हासिल करने का, उसको जब वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो फिर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी के अंदर, और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, बाकी जो मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको करने के लिए। तो इस सारे अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ये वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं दैट कैन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन यूज एज ए एनर्जी सोर्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जिनको कोई भी जानदार हासिल करता है एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पर, या एज ए कंपोनेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, या फिर उससे न्यू मटेरियल जो हैं वो बनाए जाते हैं। न्यू मटेरियल से मुराद ये है कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स को जमा करके तो वहाँ से दूसरे कंपाउंड्स और ये सारी चीज़ें, बॉडी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह अब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन दी थी कि न्यूट्रिशन है क्या, इसके सवाए न्यूट्रिशन इज़ असेंशियल फॉर सेवरल पर्पसेस, किन किन मकासद के लिए ये न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर वन के दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन जो है या ग़ज़ा जो है, फूड जो है, बेसिकली एनर्जी सोर्स है किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर एनर्जी उस वक्त ही बनेगी जब वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो इट बिल्डिंग मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा इसके अंदर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे फिर ग्रोथ में और डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करते हैं। फिर इसी तरह इट रेगुलेट्स वेरियस बॉडी फंक्शन। तो बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं हम इसको, न्यूट्रिशंस को, ग़ज़ा को। तो इन सारी चीज़ों से फिर हमें ये समझ में आती है कि न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली एक मेथड है जिसके ज़रिए फूड को ऑब्टेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये अपनी फूड किस तरीके से हासिल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, तमाम एल्गी और प्लांट्स जो हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मिनरल्स को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, और उसको फिर ग्रोथ और एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया मोस्टली आ जाते हैं, सारे प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं और सारे एनिमल्स, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें अपनी खुराक खुद पैदा करने की, बनाने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं एंड यूज़ इट फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी। फिर उस फूड को वो अपनी बॉडी का हिस्सा बना के तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस एनर्जी से ग्रोथ और ये सारी चीज़ें, बाकी जो पर्पसेस हैं लाइफ के, उसमें उसको यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो आएगा न्यूट्रिशन में, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट लाइफ विद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब यानी यहाँ पे हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी न्यूट्रिशन है क्या, उसको कंप्लीट करने के बाद हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स उसको डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स क्या हैं, और फिर जैसा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज डिफरेंट मकदार में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी को, प्लांट्स बॉडी को चाहिए, कुछ लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए, कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो उस हिसाब से फिर इन न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर आपको थोड़ा सा इस हवाले से बता देता हूँ कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्जर क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको दैट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्जर क्वांटिटी, जो पौधों को ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, तो इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये दे आर 9 इन नंबर। तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 9 ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनको पौधों को ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं। और इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैग्नीशियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, निकल, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं, दैट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसके अंदर 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अभी हमने पढ़ा ना कि इफ़ एनी वन ऑफ दीज इज़ नॉट सप्लाई, प्लांट डिस्प्ले एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ ग्रोथ एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉर्मली। तो ये यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनमें से अगर कोई भी पौधे को नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट, चाहे माइक्रो है या मैक्रो है, तो उससे पौधा जो है वो अबनॉर्मेलिटी शो करता है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होती और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मली। तो अब हम थोड़ा सा रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट लाइफ ये देख लेते हैं, और इसमें सबसे पहले जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कार्बन। तो कार्बन जो है फॉर्म द बैकबोन ऑफ मैनी प्लांट बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर कार्बन जो है वो सेंट्रल एलिमेंट के तौर पर होता है। तो ये बैकबोन है, पौधों के अंदर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स को ये जोड़ के रखता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। फिर इस तरह हाइड्रोजन जो है दैट इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनको बनाने में ये हाइड्रोजन बहुत अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हो गया,
कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, तो उसके अंदर सारा ये हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसी तरह फास्फोरस एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये एटीपी का बहुत ही अहम कंपोनेंट है, पार्ट है। एटीपी बनाने में अहम रोल प्ले करता है, फिर न्यूक्लिक एसिड बनाने में, कोएंजाइम्स बनाने में, और इसके अलावा सीड जर्मिनेशन के अंदर फास्फोरस जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी इसका अहम रोल होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर फास्फोरस जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं न्यूट्रिएंट्स के प्लांट लाइफ के अंदर। फिर इसी तरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे पोटाशियम कहा जाता है। तो पोटाशियम जो है ये बेसिकली स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, वाटर लेवल को रिड्यूस करता है लीव्स में से ट्रांसपायरेशन के हवाले से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। फिर इस तरह नाइट्रोजन है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, वाइटामिन्स एंड एंजाइम्स। तो ये इन सारी चीज़ों को बनाने में, प्रोटीन्स और हार्मोन्स, क्लोरोफिल वगैरह में नाइट्रोजन जो है वो फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। इस तरह बच्चों सल्फर जो है दैट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, तो ये बहुत अहम पार्ट है प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का। और फिर कैल्शियम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ऑल एक्टिवेट एंजाइम्स इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कैल्शियम को बहुत अहम रोल प्ले होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन द सेल। तो जो पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, मूव करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें कैल्शियम बहुत अहम रोल प्ले करता है। सो दीज आर अबाउट macronutrients that required in large quantity, and these are the different kinds of macronutrients which play very important role in the plant life. तो इसी तरह micronutrients ये उनका आपको टेबल नज़र आ रहा है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो देर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको इग्नोर किया जा सकता है कि पौधे को अगर इनमें से मैग्नीशियम, आयरन या बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज तो बेशक थोड़ी मिकदार में चाहिए, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर फंक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अहम पार्ट है, कंपोनेंट है, और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसी तरह आयरन जो है दैट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और फिर एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। मोलिब्डेनम जो है दैट कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम दैट रिड्यूस नाइट्रेट्स टू एमोनिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि एंजाइम का ये कंपोनेंट हिस्सा है जो कि नाइट्रेट्स को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है, और इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड को बनाने में मोलिब्डेनम जो है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह बोरॉन important in sugar transport, cell division and synthesizing certain enzymes। तो ये सेल डिवीजन में, शुगर ट्रांसपोर्ट में और मुख्तलिफ सर्टन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करने में बोरॉन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। देन कॉपर दैट इज़ आल्सो कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स। तो ये भी बहुत सारे एंजाइम्स का एक कंपोनेंट है, पार्ट है, बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने में ये अहम रोल प्ले करता है। देन मैग्नीज, ये एंजाइम एक्टिविटी में जो ख़ासतौर पे फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर जिंक जो है दैट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। जिंक बहुत सारे एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। फिर क्लोरीन जो है दैट इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। तो पानी की जो मूवमेंट है, ऑस्मोसिस, उसमें ये क्लोरीन बहुत अहम रोल प्ले करता है। निकल दैट रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर वाइल अदर एलिमेंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है इन दो को छोड़ के ये हवा में मौजूद होते हैं, तो पौधा हवा से ले लेता है। बाकी जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े ये सारे के सारे मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं।
तो जब पौधों को हम पानी देते हैं तो वो फिर ये न्यूट्रिएंट्स उस पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और पौधा इनको एब्जॉर्ब कर लेता है. So this is about the different role of macronutrients and micronutrients in the plant life. So this is very important. अच्छा जी, इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, what are the effects or lack of nutrients, nitrates, magnesium ions in plant growth? कि अगर नाइट्रेट्स और मैग्नीशियम आइंस इनकी कमी हो जाए तो पौधा क्या एबनॉर्मेलिटी शो करता है. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये चाहे नाइट्रोजन है या मैग्नीशियम है तो दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि मैं अगर आपको रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की बात करूं तो प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में हासिल करते हैं, और नाइट्रोजन जो है ये एक मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल, विटामिन्स और बहुत सारे एंजाइम्स का, जो कि प्लांट्स की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज़ मेजर फैक्टर इन द स्टेम एंड लीफ ग्रोथ. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है ये स्टेम और लीफ की ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है. तो अगर ये बहुत ज़्यादा लें पौधे तो वो भी नुकसानदेह होता है. टू मच नाइट्रोजन कैन डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग. तो उससे फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग डिले हो जाती है पौधों के में. और नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधों के अंदर पैदावार, यील्ड जो है वो कम हो जाती है. पत्ते जो हैं वो येलो हो जाते हैं, टर्न कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है. तो बैलेंस मिकदार में नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन जो है वो पौधों को चाहिए होती है. फिर इस तरह मैग्नीशियम जो है दैट इज़ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल. यानी ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स आर मैग्नीशियम आयंस इन प्लांट. तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने में ये बहुत अहम रोल प्ले करता है. इसके अलावा ये बहुत सारे प्लांट एंजाइम्स के अंदर अहम रोल प्ले करता है, और वो एंजाइम्स आगे फिर कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा ये फ्रूट और नट फॉर्मेशन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है मैग्नीशियम, और डेट इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड की जो जर्मिनेशन है उसमें भी ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी तरह अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो पौधा जो है दैट काजेज येलोइंग एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स. तो पत्ते येलो हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फर्टिलाइज़र्स की. तो the distinction between organic and inorganic fertilizer is not always clear cut, but urea for example is an organic compound, but chemically synthesized urea is generally grouped in inorganic fertilizer. तो ये नेचुरली तौर पर भी होता है और इसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी तैयार कर सकते हैं केमिकल से. तो जो ऑर्गेनिक अगर नेचुरली है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर इसको केमिकल्स के साथ सिंथेसाइज किया जाता है लेबॉर्ट्री के अंदर तो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है. और फर्टिलाइज़र की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. जैसे आप बेसिकली अगर किसी सॉइल के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम हो जाए और पौधे की ग्रोथ जो है वो ना हो सके, तो फिर फार्मर्स जो हैं ये फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में पौधों को देते हैं. तो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. यूट्रोफिकेशन भी हो सकती है इससे, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी होते हैं. लेकिन अगर रिक्वायर्ड मिकदार में और जितनी क्वांटिटी और किस स्टेज पे किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अगर वो फर्टिलाइज़र दी जाए उस हिसाब से उतनी, तो वो तो फिर फ़ायदेमंद है. अगर फर्टिलाइज़र्स को एक्सीड कर दिया जाए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए, तो डेफिनेटली उससे फिर नुकसान हो सकता है. तो लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं. तो ये सारा चीज़ें जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स की इम्पोर्टेंस के अंदर आ जाती हैं. और अगर हम इसको इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स देखें तो डेफिनेटली इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं दैट रिलेट टू फर्टिलाइजर्स यूज़. एक तो मैसिव क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी.
बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर हम ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो उससे जो सॉइल की जो नेचुरल होल्डिंग कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स को, वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होती है, मुतासर होती है। तो वो डिपेंडेंट हो जाती है सॉइल फर्टिलाइज़र की, तो वो फिर डेफिनेटली डैमेज करती है। और इसी तरह इसके अंदर एक यूट्रॉफिकेशन एक प्रोसेस होता है। हाई solubilities of fertilizer also degrade ecosystem through eutrophication, means increase in chemical nutrients, typically compound containing nitrogen, phosphorus in an ecosystem. तो अगर फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाएँ तो वो इकोसिस्टम को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं थ्रू यूट्रोफिकेशन, मतलब कि जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं ख़ास तौर पे मुख्तलिफ कंपाउंड्स वगैरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इकोसिस्टम के अंदर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्टोरेज एंड एप्लीकेशन of some nitrogen fertilizers may cause emissions of the greenhouse gas, nitrous oxide, ammonia gas may be emitted from the applied inorganic fertilizer. तो अगर inorganic fertilizer आप इस्तेमाल करते हैं ना खेत में, तो जब वो मिट्टी के ऊपर पड़ी होती है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रीन हाउस गैसेज जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और अमोनिया गैस वो खारिज करती है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के अंदर आ जाता है। तो एक्स्ट्रा अमोनिया जो है कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। तो अगर अमोनिया ज़्यादा मकदार में होगी तो वो सॉइल एसिडिटी को इंक्रीज करेगी। और एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है कैन लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग देयर रिप्रोडक्टिव रेट। तो ये जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी पौधों को नुकसान देते हैं। तो इन तमाम वजूहत को सामने रखते हुए it is recommended that the nutrients content of the soil and nutrient requirement for the crop are carefully balanced। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो आप अपने सॉइल टेस्ट करवाएं और उसमें चेक करें कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस मिकदार में, कितनी मिकदार में मौजूद है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लांट्स को चूज़ करें और फिर प्लांट को, किस पौधे को किस न्यूट्रिएंट की कितनी मिकदार चाहिए होती है। तो ये जो बैलेंस करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ अबाउट द environmental hazards related to the fertilizers use। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये कैर्निवोर प्लांट्स जो हैं ट्रैप द स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो कैर्निवोर प्लांट्स जो हैं बेसिकली ये वो पौधे होते हैं जो कि मुख्तलिफ मैकेनिज़्म के थ्रू इंसेक्ट्स वगैरह को ट्रैप करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के, दे आर यूज टू सप्लीमेंट फॉर द प्लांट्स सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। तो एज ए नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जो चैप्टर है न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर हमने बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। फिर मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी हमने जिक्र किया। देन फिर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया। फिर रोल ऑफ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। फर्टिलाइज़र्स की बात की, इंपॉर्टेंस की बात की, फिर उसके जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनको डिस्कस किया, और आखिर में आपको मैंने कैर्निवोर प्लांट्स के बारे में भी बताया। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये जो 5 फेजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस हैं, या जिसको कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड कहते हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं।